नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज बात जेकेएलएच प्राइम टाइम में हिमाचल प्रदेश की। जी हां, शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीत दर्ज की है। पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम शिमला पर कब्जा कर लिया है। तो विपक्षी पार्टी भाजपा के सिर्फ 9 उम्मीदवार जीते हैं। वहीं एक सीट पर सीपीआईएम के का खाता खुला है, या फिर कह सकते हैं उनके खाते में गई है। कहीं खुशी तो कहीं गम है। जीत के बाद भी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने जीत के बाद बेहतर करने का वादा किया है, तो भाजपा ने हार स्वीकार करते हुए चुनाव को प्रभावित करने का सरकार पर आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, जीत के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह की जय श्री राम लिखकर बधाई देने ने सियासत को गरमा दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर जय श्री राम इसलिए लिखा क्योंकि श्री राम की हम पर कृपा हुई है, इसलिए हम चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि इकलौता भाजपा के पास ठप्पा नहीं है। यहां आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जय श्री राम के नारे को लेकर वार पलटवार का सिलसिला जारी रहता है और भाजपा से सवाल भी किया जाता है। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राम हमारे भी उतने हैं, जिसके बाद सवाल ये कि क्या कांग्रेस का सहारा अब श्री राम है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और आज के इस चुनाव का आने वाले लोकसभा इंतखाबात पर, इलेक्शन पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, ये चुनावी पंडितों से साझा करेंगे। वहीं हार और जीत पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही, उस पर भी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। चुनावी पैनल भी हमारे साथ होगा। चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। शिमला की जनता का पहली बार नगर निगम में हमें चुनाव काबिज होने का मौका मिला। बीजेपी का क्या ठप्पा लगा राम के ऊपर, श्री राम के ऊपर। जो मैंडेट आया है सहर्ष इसको स्वीकार करता हूँ। ऑर्गेनिक मैंडेट को प्रभावित करने का प्रयास हुआ। तो वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिलसिला कभी थमने का नाम नहीं लेता है, चाहे चुनाव के बाद हो या चुनाव के पहले। आज भी यही देखने को मिला कि जब नगर निगम शिमला पर काबिज होते हुए कांग्रेस देखी गई, तो भाजपा की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास हुआ है। ये पूर्व सीएम ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ अब से कुछ देर बाद होंगे। सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा दें। आपके साथ हमारे साथ सुशांत कपरेट साहब, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा करण नंदा साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आपका स्वागत करते हैं। सुशांत साहब, आपका भी स्वागत। इसके अलावा अधीर रोहाल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, अब से कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे। वहीं संजय चौहान साहब, जो कि पूर्व मेयर हैं और वरिष्ठ नेता हैं सीपीएम के, क्योंकि सीपीएम के खाते में एक सीट गई है तो उन्हें भी हमने इस चर्चा में शामिल किया है। वो अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशांत कपरेट साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि जिस बात की तरफ आप इशारा, ना सिर्फ इशारा करते हुए आए, बल्कि आपने साफ लफ्जों में कहा था कि आप तो हैट्रिक लगाएंगे और हैट्रिक लगा दी। लेकिन ये जो चुनावी सफर था और जो जीत हुई है, क्या इस जीत के हवाले से कांग्रेस इतना समझती थी कि उन्हें 24 सीटें मिलेंगी, या फिर इससे ज्यादा आप लोगों ने अनुमान लगाया था? क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जिस तरीके से आज जो जनमन हमें मिला है, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, साथ ही साथ हमारी प्रदेशाध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने पत्रकार वार्ता के दौरान भी यही चीज कही कि जो ये मैंडेट हमें मिला है, ये उस मैंडेट को, उस रोड मैप को मैंडेट मिला है कि हम किस प्रकार से शिमला को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और जहां तक बात रही ये 24 सीटों की, मैं एक चीज बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा कि पार्टी जो है वो सारी सीटों पे जीत के लिए बढ़ती है। हाँ। उस सीटों पे हम हारे हैं, लेकिन हार का मार्जिन भी बहुत कम है। अगर आप उसका आकलन करें तो हमारा हार का मार्जिन कम है, और अगर आप जीत का देखें तो जीत का मार्जिन हमारा बहुत ज्यादा है। कुछ एक सीट्स तो हमने 700 के मार्जिन से भी जीती है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर मैंडेट है उस गवर्नेंस के लिए जो पिछले 100 दिनों से ज्यादा की सरकार बनी है। जी, तो 24 सीटें आपने जीती हैं। क्या इससे ज्यादा आप लोगों को चाहत थी, या फिर जो मिल गया उस पर ही आप खुश हैं? वैसे तो खुशी का इजहार किया है।
डेफिनेटली राजनीति में तो हर पार्टी ये चाहती है कि उनका पूरा का पूरा सिस्टम पे मैक्सिमम सीटें ले। मेहनत हर सीट पे हुई है। हमारे जितने भी वरिष्ठ जो मंत्री थे, एमएलए थे या पार्टी के जिन भी पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई, हाँ। वो ईमानदारी से अपना काम करते रहे। ठीक है। तो करण नंदा साहब थोड़ी और भाजपा के ज्यादा थी। प्रवक्ता हमारे बीच मौजूद हैं, आपके पास लौटूंगी। कपरेज साहब, करण नंदा साहब, आज भाजपा की बुरी हार हुई है, ये कहें तो गलत नहीं होगा। हालांकि हार को स्वीकार भी आप लोगों ने कर लिया है, लेकिन हार को स्वीकार करते हुए साथ ही साथ ये आरोप भी लगाए कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास भी किया गया। ये कैसा प्रयास, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? से अगर हम देखें तो ये एक ऑर्गेनिक मैंडेट नहीं है। अब देखिए किस प्रकार से जो वोट जो हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम चुनाव में बनाए गए, वो रोड जो थे वो शिमला के नहीं थे, वो बाहर से बनाए गए। 6 महीने अभी चुनाव को होके नहीं हटे हैं, पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का वोट जो है वो नदौन से उठता है और वो शिमला में आता है। इसी प्रकार धनीराम शांडिल जी का वोट आता है, कई सीपीएस मंत्रियों के वोट शिमला आते हैं, उनके स्टाफ के वोट्स बनते हैं, और कई जगह से तो जो है वो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से वोट जो है वो शिमला में ट्रांसपोर्ट किया गया। अगर आप देखें तो शिमला की आवाज जो है शिमला की जनता ने नहीं उठाई है, पर उन वोटों के प्रभाव में जो है वो चुनाव को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया गया। हम ये भी बताएंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था, हाँ। पर जिस प्रकार से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने काम किया, वो पूरा का पूरा इस तरह लग रहा था वो चुनाव सरकार के दबाव में था। आप देखिए कर्मचारियों को डीए देने की किस्त की घोषणा हुई, उसके उपरांत जो है वो रेगुलर करने के लिए घोषणा हुई कि हम जो है एम्प्लॉइज को रेगुलर करेंगे, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉइज थे उनके बारे में चर्चा हुई। उसके बाद एटिक को जो है वो 3.05 उठाने की चर्चा हुई, और साथ में जो है वो कई अलग प्रकार की जो है घोषणाएं इन चुनाव में की गई। इससे जो है चुनाव प्रभावित होता है वो निश्चित रूप से है। और आज तो एक विचित्र चीज हमारे सामने आई। आप देखिए बालूगंज में काउंटिंग चल रही थी और एक वोटिंग मशीन में जो है वो सीरियल नंबर जो वोटिंग मशीन का है वो उस कागज से मैच ही नहीं हुआ जो कागज क्लोज करने पे काउंटिंग वाले दिन जो है वो कैंडिडेट को दिया जाता है। तो वहां पे तो ये शंका आ रही है कि ईवीएम मशीन को बदला गया है, टेम्पर किया गया है। तो आप देखिए किस प्रकार से जो है सरकार ने अपना पूरा दबाव का प्रदर्शन किया है। और दूसरा एम्प्लॉइज जो है, एम्प्लॉइज के ऊपर पूरा निरंतर दबाव बना के रखा और पूरी सरकार ने चुनाव लड़ा। तो हमें लग रहा है और हम निश्चित रूप से बताना चाहते हैं कि ये चुनाव प्रभावी ढंग से लड़ा गया और सरकार का निश्चित रूप से पूरा प्रभाव जो है वो इन चुनावों में दिखाई दिया। जी, नेशनल राजनीति की अगर हम बात करें तो अमूमन ये देखने को मिलता है कि ईवीएम से टेम्परिंग की बात हमेशा कांग्रेस करती रही और यहां पर अब उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस यहां पर सत्ता में तो भाजपा ये कह रही कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया है। आदिल रोहाल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिमाचल की राजनीति को बड़े ही करीब से देखते हैं। आपका स्वागत करते हैं सर इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कांग्रेस का बयान हमने सुना, कांग्रेस तो गदगद है जीत के बाद, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। आपके नजदीक ये चुनाव कैसा रहा? क्योंकि इस बार हमने देखा है कि इस बार चुनाव कई मानों में अलग रहे हैं, अहम रहे हैं, पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा गया है। इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं, हार को किस तरह से देखते हैं, पूरे चुनाव में बयानबाजियों को किस तरीके से देखते हैं? हम ये देख रहे हैं और ये देखते आए कि चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े नेता आए, मंत्री आए, अगर कौमी लीडर की बात करें, नेशनल लीडर की बात करें, वो भी मैदान में कूदे। तो ये जो भाजपा कह रही है कि कांग्रेस का जो प्रभाव रहा है, क्या आप इसका असर आप ये मानते हैं, या फिर इसकी वजह और है कि कोई और है कि भाजपा की तरफ से जो कोशिशें की जानी चाहिए असेंबली इलेक्शन में वो हारे और एक बार फिर से उनकी बड़ी हार हुई है, इसके क्या माने निकाले जाएं? जी देखिए, अब जब ये चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है उसी तरीके से शिमला नगर निगम का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। बड़े ही संगठित तरीके से इनके सभी नेता आए और उन्होंने ये चुनाव लड़ा। लेकिन जहां नतीजे आते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार होती है। और अब वही सवाल, जैसा आपने जिक्र भी किया कि अभी तक ये सवाल ईवीएम या जो चुनाव के समय सत्ताधारी दल होता है वो प्रभाव दिखाता है, अब यही बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो खैर आज हार हुई है, उनके पास जो तथ्य होंगे उन्हें रखने चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो था कि शिमला नगर निगम जब से बना है तो हमेशा वो सत्ताधारी दल के साथ ही गया है। आप जब पहली बार 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाद में बनी तो उससे पहले
कांग्रेस के प्रति नाराजगी थी और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम शिमला में बना। तो शिमला की जनता ने इस बार दोबारा से अपने जो ट्रेडिशनल तरीका का था कि जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर सोचिए ये चुनाव पिछले साल हो जाते, भारतीय जनता पार्टी तय अवधि में इस चुनाव को करवा देती, तो संभव है कि उस समय नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल होते। खैर, अब वो सारी चीजें हो चुकी हैं और आज चुनाव के नतीजे आए हैं। तो कुछ मुद्दे इस चुनाव में थे और जो शिमला की जनता ने स्वीकार नहीं किए, कि जैसे शिमला में जो पानी की समस्या थी 2018 में हमने संकट देखा, बहुत वो विश्व स्तर पर वो संकट रहा। शिमला में जो पार्किंग है और जो पार्किंग पेन बन चुकी है यहाँ के लोगों के लिए, और जो दूसरी गार्बेज कलेक्शन है और वार्ड वाइज जो यहाँ के इश्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको एड्रेस करने में चूक गई। और जैसा कि जब 5 साल इनकी सरकार रही, तो वो जो मुद्दे थे उनको अगर दोनों डबल इंजन की सरकारों ने एड्रेस किया होता, तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए नतीजे कुछ और होते, क्योंकि पार्टी ने चुनाव बड़े अच्छे तरीके से लड़ा। और जैसी बातें की जा रही है कि कांग्रेस ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया या कुछ घोषणाएं की, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनली या जो चुनाव आयोग के दायरे में आती हैं चीजें जी, वो उस तरीके से था कि जो एटी का जो हाइट बढ़ाने का फैसला हुआ, डीए की जो किस्त थी, अब वो डीए की किस्त अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में दे दी होती तो कांग्रेस को अभी देने की जरूरत ही ना पड़ती। तो वो सारी चीजें हैं, ये मुद्दे अब आज सामने आएंगे जरूर, लेकिन जो शिमला की जनता ने जनादेश दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। और कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती है कि फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है नगर निगम के, वो बहुत कम हो चुके हैं। एक जमाने में जब शिमला नगर निगम था, देश का सबसे पुराना नगर निगम था, तब यहाँ विधानसभा भी नहीं होती थी, और शिमला नगर निगम जो था वो बंबई नगर निगम को कर्जा देता था। लेकिन अब स्थिति उसके बिल्कुल उलट है। तो अब ये देखना है कि कांग्रेस किस तरह से शिमला नगर निगम को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, और बीएमसी का जिक्र जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर यह भी बताना दर्शकों को जरूरी है कि बीएमसी के हवाले से कहा जाता है कि बीएमसी का बजट जितना होता है वो किसी एक छोटे देश का हो सकता है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले शिमला नगर निगम का बजट कितना होता होगा और कितना प्रभाव उसका रहा होगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संजय चौहान साहब, जो कि पूर्व मेयर हैं, वरिष्ठ नेता हैं सीपीएम के। आपका स्वागत करते हैं सर इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, शुक्रिया वक्त देने के लिए। संजय चौहान जी, आपके खाते में भी एक सीट गई है। अभी भाजपा और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। इस वार पलटवार के बीच सीपीएम अपने आप को कहां देखती है? आप देखें, ये जो मैंडेट अभी इस चुनाव में आया है जी, ये क्लियर कट जो भाजपा की सरकार की और जो नगर निगम की जो 5 वर्ष की जो नीतियां हैं, जिसमें पानी का निजीकरण का काम करने का काम किया है, और इसके अलावा जो भी सेवाएं हैं उनकी जो दरें हैं उसमें भारी वृद्धि जो की गई है। अगर आप देखें, कूड़ा उठाने की फीस जो है वो 40 रुपए थी 2017 में, जो अब 117 कर दी गई है। और इसके अलावा जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के अंदर भ्रष्टाचार भाजपा ने किया है, क्योंकि आप सबको मालूम है 2016-17 के अंदर हमने जो है, जब हमारे नेतृत्व में नगर निगम थी, हम सबने मिलकर जो है उस स्मार्ट सिटी को यहां पर लेकर आए थे। परंतु भाजपा ने जिस रूप में इसमें भ्रष्टाचार किया है, मैं समझता हूं कि लोगों ने जो है उस जो इनकी नीतियां थी पिछले 5 वर्षों में सरकार के तौर पर और नगर निगम के तौर पर, उसको पूरी तरह से नकारा है। और आज आप देख रहे हैं कि जो जितनी सीटें इनकी पिछले नगर निगम में थी, उससे भी आधी सीटें जो है जनता ने इनको दी है। और इससे पहले जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये है, इससे पहले उनको जो है जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी लोगों ने जो है प्रदेश में शिमला के अंदर जो है वो नकारा है, हराया है। मैं समझता हूं ये एक नया ट्रेंड जो है देश के अंदर हिमाचल प्रदेश की और शिमला की जनता ने एक तय कर दिया है कि ये देश के अंदर जो भाजपा की नीतियां हैं, प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार की नीतियां रही, नगर निगम में जो नीतियां रही है, उसका जो है नकारने की आवश्यकता आज है। अगर इस देश को, प्रदेश को और इस शहर को बचाया जाए
ठीक है, तो सीपीएम की आपके तरफ से माध्यम ये प्रतिक्रिया सामने आई। संजय चौहान जी ये कह रहे हैं कि भाजपा की राजनीतिक कोशिशों और राजनीतिक प्रयास और उनकी तरफ से किए कामकाज को कहीं न कहीं जनता ने नकारा है। आपसे कुछ देर पहले हमने देखा था कि करण नंदा साहब ये इल्जाम, ये आरोप लगाते हुए देखे गए कि चुनाव को प्रभावित किया गया। तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप करण नंदा साहब आप पर लगाए जाते हैं कि आप लोगों ने तो एक तो वक्त पर चुनाव नहीं कराए, लंबा समय लेकर आगे खींच कर गए। हो सकता है उस वक्त चुनाव हो जाता, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार साहब हमारे साथ कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि अगर पहले चुनाव होता तो हो सकता था भाजपा के हक में जाता। तो क्या ये माना जाए कि भाजपा ने जो चीजें बढ़ाई उनके लिए गले की हड्डी बन गई? तो ये बताना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे कि कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सिम्मी नंदा जो नाभा से ताल्लुक रखती है वो कोर्ट गई थी और उस कोर्ट में जो है वो उनको चुनाव प्रक्रिया के ऊपर स्टे दिया गया था और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके प्रक्रिया के ऊपर स्टे को जारी रखा था। तो अगर बात करते हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और प्रभावित करा है तो ऐसा नहीं था। उसमें कांग्रेस के लोग ही जो है वो कोर्ट का दरवाजे पे गए थे और वहां से स्टे लगा था। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा यही किया है कि चुनाव समय पे हो और ये इस बारी पहली बार शिमला में देखा है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इतने लंबे समय के लिए शासनकाल में बैठा है जिसमें जो है वो एक भी पार्षद जो है वो शिमला नगर निगम में कार्य नहीं कर पाया। तो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे शिमला नगर निगम में जो कार्य विकास कार्य होने थे वो प्रभावित हुए हैं। दूसरी बात जो है भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो मैं तो यही कहता हूं कि भ्रष्टाचार को आप व्हाइट पेपर लेके आइए। हमारे यहाँ पे काम हुए हैं, तो भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो श्वेत पत्र उस पर लेकर आइए। ये चुनौती कहीं न कहीं एक जो चैलेंज दे रहे हैं भाजपा की तरफ से कांग्रेस को दिया जा रहा है, इस पर कांग्रेस का रिएक्शन चाहेंगे। और साथ ही साथ ये जो इल्जाम भाजपा लगा रही है कि बाहरी वोटर इस बार जोड़े गए हैं जिसकी वजह से इतनी भारी मात्रा में बंपर जीत कांग्रेस को हुई है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। काबिज होने का मौका मिला। बीजेपी का क्या ठप्पा लगा राम के ऊपर, श्री राम के ऊपर। जो मैंडेट आया है सहर्ष उसको स्वीकार करता हूँ। ऑर्गेनिक मैंडेट को प्रभावित करने का प्रयास हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम चुनाव की। आज कांग्रेस की बड़ी जीत, बंपर जीत दर्ज हुई है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत कपरेट साहब वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं ब्रेक के बाद। क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस की बंपर जीत इतनी नहीं हो पाती क्योंकि बाहरी वोटर जोड़े गए हैं, इस वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि कांग्रेस को इतनी भारी मतों से जीत मिली है। और इसके अलावा दूसरा सवाल सुशांत कपरेट साहब आपसे मेरा ये है, क्योंकि 10 सालों के बाद आप अब शिमला नगर निगम में काबिज हुए हैं, ऐसे में चुनौतियां बहुत हैं। कैसे लोगों को आप आसानियां देंगे और कैसे जो चुनावी वादे किए हैं जनता से उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बजट का भी सवाल है, वरिष्ठ पत्रकार साहब जैसे कह रहे थे, अधीर रोहाल साहब, उसका भी ख्याल रखना होगा आप लोगों को। देखिए, एक चीज सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैं स्वयं पार्षद रहा हूं और संजय चौहान जी जब मेयर थे उस समय मैं पार्षद था। तो एक चीज डेफिनेटली होती है कि सरकार के साथ जो है आपका फंडिंग पैटर्न नगर निगम के लिए भी ड्रॉ होता है। अगर आपकी सरकार है तो आपको फंडिंग पैटर्न जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है विकास कार्यों के लिए नगर निगम में। साथ ही साथ जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा कह रही है कि फर्जी वोट बनाए गए। मैं तो सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं, अगर मेरा मकान शिमला में है जी, अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूं, अगर मैं यहां पर गार्बेज का बिल दे रहा हूं, अगर मैं पानी का बिल दे रहा हूं, तो मैं किस प्रकार से बाहर का व्यक्ति हुआ? ठीक है, मैं मूल रूप से हो सकता है मैं कोटखाई से संबंधित हूं, लेकिन मैं रहता तो शिमला में हूं। इस तरीके से आप मेरा वोटिंग राइट तो नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि ये तो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव है। और सेकेंडली जहां तक बात आ रही है, भाजपा अगर चाहती जी तो अपने कार्यकाल में इलेक्शन कराती। जिस प्रकार से करण नंदा जी ने गलत तथ्य दिए कि सिम्मी नंदा जी कोर्ट में गई, कोर्ट में तब गई जब एक ही परिवार के सिम्मी नंदा और उनके हस्बैंड को डाल दिया टूटीगंडी वार्ड में, उनके और उसी बिल्डिंग उसी
मकान में उनके सास और ससुर को डाल दिया, पागली वार्ड में एक ही मकान को आपने दो तरफ बांट दिया। क्या ये तर्कसंगत है? इस तरह की जो वर्किंग इसके अलावा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह साहब ने जब एफबी पर पोस्ट डाला तो उन्होंने जय श्री राम भी लिखा बधाई देते हुए। अब वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जय श्री राम से भाजपा के थोड़ी ना है, उनका थोड़ी ना ठप्पा लगा है। क्या लगता है कि इस मौके पर ये बयान देना, इसके माने कुछ हैं, किस लिए उन्होंने बयान दिया, और इस पर राजनीति भी हो सकती है शुरू? सुशांत कपरेट साहब। मैम आप एक चीज नोट कीजिएगा, हाँ। विक्रमादित्य सिंह जी की अगर आप फेसबुक पोस्ट आज से 4 दिन पहले की देखेंगे, उसमें भी जय श्री राम लिखा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 20 दिन पहले भी यही लिखा हुआ था, जय श्री राम। तो जय श्री राम लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ जोड़े। हाँ। ये रिलीजियस तो उन्होंने बोला ना कि भाजपा का थोड़ी ना ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए पॉलिटिकल आइडेंटिटी या पॉलिटिक्स से इसलिए जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं भी यही चीज कह रहा हूँ। एक सेकंड, संजय चौहान जी, क्या इस बात को अहमियत देनी चाहिए कि जय श्री राम, और इस हवाले से दूसरे रियासतों में, राज्यों में हम देखते रहे हैं कि नेताओं की तरफ से इस पर ज्यादा फोकस किया जाता, ज्यादा भार दिया जाता, क्या इस पर बात करनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है। संजय जी से बात, जहां तक सवाल था मेरा एक, प्लीज। देखिए, जहां तक मैं इस परिवार, संजय चौहान साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? शायद उनको आवाज नहीं जा पा रही है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, अधीर रोहाल साहब, उनसे ही समझ लेते हैं। एक तो आपने सबके बयानात सुने, अधीर साहब, और मंत्री विक्रमादित्य सिंह साहब ने जो जय श्री राम की बात कही, उसके पीछे के कारण आपको क्या लगते हैं, ये भी जरा समझाइएगा। इसके अलावा जो बात बाहरी वोटर की कर रही है भाजपा, और कांग्रेस का तर्क भी उस पर सामने आया है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, 2 बातें आपने पूछी हैं मुझसे। तो जय श्री राम लिखना किसी एक विचारधारा या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी से नहीं जोड़ा जा सकता। हर पार्टी के जो लोग हैं वो जय श्री राम भी कह सकते हैं, और उससे मानने की उन्हें पूरी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। तो अगर विक्रमादित्य सिंह ने आज भी लिखा या कुछ दिन पहले भी लिखा, तो उससे पॉलिटिकल साइज, मुझे नहीं लगता पॉलिटिसाइज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो इधर उधर से चलती हैं इस समय, आप भी जानते हैं, हम सब जर्नलिस्ट हैं, कि ये सारी चीजें घूमती हैं जब चुनाव नतीजे आते हैं या चुनाव प्रचार चल रहा होता है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। दूसरी चीज ये है कि जो वोटर लिस्ट की बात होती है, अब ये जो सारे एलिगेशंस है, अगर आपको पहले से ऐसा पता था तो आपको पहले से ऑब्जेक्शंस करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है इन चीजों में बहुत मजबूत है, इन चीजों को उठा सकता है, उन्हें पता है। अब सुबह से जैसे नतीजे आने शुरू हुए तो अब ही उन्हें ये क्यों चीज महसूस हुई। ठीक है, अधीर रोहाल साहब, यही सवाल ये सवाल ले लेते हैं। भाजपा के प्रवक्ता हमारे बीच मौजूद है, करण नंदा साहब। पहले से ही मालूम होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर भाजपा कितनी मजबूत है ये हम सबको पता है। कहीं छोटा से छोटा चुनाव होता है, वहां पर हम देखते हैं कि बड़े से बड़े नेता आ जाते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी इस्तेमाल की गई, जिस पर भी आरोप प्रत्यारोप लगे। तो जब आप लोगों को पहले से मालूम था, जैसे कि अधीर रोहाल साहब कह रहे थे, तो पहले से ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। देखिए जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 27 अप्रैल को हमने जो है इलेक्शन कमीशन से हमने अब समय लिया था, और खाची साहब से हम मिले थे, और हमने एक विस्तृत जानकारी जो इनके समक्ष रखी थी कि किस प्रकार शिमला में वोट बन रहे हैं जी। और उन्होंने बोला था कि आप जाके एसडीएम से मिलिए। हमने एसडीएम को भी पत्र लिखा था, पर कोई एक्शन जो है वो हमारे सामने नहीं आया। और ये बात कर रहे हैं कि हम कोटखाई के हो, रोडू के हो, बिलासपुर के हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनऑथराइज्ड बिल्डिंग जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर भी वोट बने हैं शिमला के अंदर। और जो मंत्री के घर है वो अंडर रेनोवेशन चल रही है बेमोर के अंदर, वहां पर जो है उसमें जो है 60 की तादाद में जो है 18 वोट करके जो है वहां वो बने हैं। और उसके बाद बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां बिल्डिंग्स जो है वो बंद पड़ी है, ताले लगे हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, उनके बिल नहीं आ रहे हैं, भी उसके अंदर वोट बने हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हमने सभी कंप्लेंट्स की है, पर मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो चुनावी कंप्लेंट्स है उसका ऑनलाइन कंप्लेंट्स बंद कर दी थी। हमें बार बार जो है कंप्लेंट्स लेकर जो है वो फिजिकल रूप में जो है कमीशन के पास जाना पड़ रहा था। कोई ऑनलाइन कंप्लेंट्स नहीं थी, कोई ऑनलाइन परमिशंस नहीं थी, किसी भी प्रकार का जो ऑनलाइन चीज नहीं थी। हमें ऑफलाइन करना पड़ा। तो जब तक चुनाव शुरू नहीं हुआ था, टिकट आवंटन नहीं हुआ था, हमने तुरंत निरंतर कंप्लेंट्स की है।
भाजपा उसके के बाद कहना जो है है कि वो उन्होंने चुनाव इस हवाले शुरू से हो गया, शिकायत दर्ज रिजल्ट कराई हो और गया, चुनाव आयोग उसके के बाद पास भी गए, लेकिन बाहरी वोटर जोड़े गए। अधीर रोहेल साहब, कुछ देर पहले सुशांत साहब ये कह रहे थे कि अगर मैं शिमला का निवासी हूं, शिमला में मेरा घर है, शिमला में मैं वाटर टैक्स दे रहा हूं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूं, तो क्या मैं वहां का वोटर नहीं हो सकता? इसकी टेक्नोलॉजीज पे अगर जाएं तो क्या कुछ आप कहेंगे? जैसे भाजपा इल्जाम लगा रही तो इसे समझना जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, टेक्निकली ये सही बात है कि अगर शिमला में उनकी बिल्डिंग है और वो शिमला के किसी और हिस्से से, और हम सभी जानते हैं दिल्ली हो या प्रदेश किसी भी राज्य की राजधानी हो, उस राजधानी का जो एक कल्चर रहता है, वहां पूरे स्टेट के लोग रहते हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग्स बनी हुई होती है। तो यहाँ पर भी अगर इस तरह के लोग हैं जिनकी वोट्स हैं, तो वो वोट्स जो है वो सारी की सारी, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी वो गलत हैं। रही बात के जो करण जी ने बात कही कि अनऑथराइज्ड बिल्डिंग, तो शिमला में जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स हम जिन्हें आज मानते हैं, वो आज से 5 साल पहले एनजीटी का फैसला आता है, उसमें वो अवैध इसलिए माना गया कि वो एरियाज नगर निगम में शामिल किए गए थे, पहले वो पंचायतें होती। तो पंचायतें बनने के बाद वो बिल्डिंग ज्यादा मंजिलों की बनी हुई थी, लेकिन जब एनजीटी का फैसला आया कि 2.5 मंजिला वो बिल्डिंग होनी चाहिए, तो अभी तक वो रेगुलराइज नहीं हुई है। तो वहां पर अगर ऐसे कोई वोट बने हैं और वहां के वोटर वो काफी समय से वहां पर हैं, तो उन पे भी सवाल उठाना वाजिब नहीं लगता। लेकिन बाकी अगर करण जैसा कह रहे हैं, अगर इन्होंने अपनी कंप्लेंट्स दी हैं, तो उस पर जाहिर सी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन है, लोकल अथॉरिटीज हैं जो इस चुनाव को देख रही थी, उन पर इससे संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस जो है अपनी जीत से गदगद है, तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की गई हो। अधीर रोहाल साहब बहुत शुक्रिया, संजय चौहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, करण नंदा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ कपरेट साहब आपका शुक्रिया और मुबारकबाद एक बार फिर से। आप डबल इंजन की सरकार में हैं और जनता को आप बेहतर सहूलियात, बेहतर सुविधाएं दे, यही हम कामना आपसे करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज की प्राइम डिबेट में आपकी जेकेएलएच प्राइम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए जेकेएलएच प्राइम टाइम। नमस्कार।